नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी पाठशाला में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी पीवाई के 2019 के जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी पार्ट के क्वेश्चंस को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, एनुमरेट द इनडायरेक्ट टैक्सेस विच हैव बीन सबसम्ड इन द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन इंडिया। ऑल्सो कमेंट करना है आपको ऑन द रेवेन्यू implications ऑफ द जीएसटी इंट्रोड्यूस इन इंडिया सिंस जुलाई 2017। तो कुछ डाटा के बारे में आपको कुछ बताना है। इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या लिखेंगे, राइट अबाउट समथिंग, आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में, जीएसटी के बारे में ब्रीफली बताना है। देन बॉडी पार्ट में आपको क्या करना है, एनलिस्ट करके दिखाना है इनडायरेक्ट टैक्सेस के बोथ जो आपके सेंटर और स्टेट के अंडर में थे, देन उसको सबसम कर देना है आपके जीएसटी के अंडर में। सेकंड आपको डिस्कस करना है कि रेवेन्यू इंप्लीकेशंस क्या क्या आए हैं जीएसटी इंडिया में जब 2017 को आया, उसके बाद क्या क्या इंप्लीकेशंस आए। तो कंक्लूजन में वही कुछ सजेशन देने हैं कि इंप्रूव किया जा सकता है कुछ जो भी इश्यूज़ हैं और इम्पैक्टफुल बनाया जा सकता है जीएसटी को इन आवर इकोनॉमी। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या बताना है कि जीएसटी क्या था, जीएसटी है क्या। तो क्या कंजम्पशन साइड ऑब्वियसली इनडायरेक्ट टैक्स है, कंजम्पशन साइड में जीएसटी देना पड़ता है आपको। तो 2017 में सब सम कर दिया गया था, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं लगभग उन सबको सब सम कर दिया गया था, जिसमें सेंट्रल स्टेट सारे टैक्सेस को, मतलब वन नेशन वन टैक्स, ये भी आप लिख सकते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट में, राइट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी में बता दिया कि एक डेजिग्नेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स है जो कंजम्पशन पे लगता है, जीएसटी पे इंट्रोड्यूस हुआ था 2017 में। एम क्या है, वन नेशन वन टैक्स पे बाय सब समिंग ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस। सेंटर टैक्स को सब सम कर रहे हैं, कौन कौन से, सेंटर एक्साइज, एडिशनल एक्साइज, सर्विस, ये सारे याद करने जरूरी हैं, कोई ज़रूरी नहीं है बट आप बता सकते हैं जितने आपको याद हो मैक्सिमम उतने आप राइट डाउन कर दीजिए कि एडिशनल का आपका कस्टमर ड्यूटी, देन आपका स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ द कस्टम, एंड देन आपके स्टेट के बताने हैं, स्टेट का वेट हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, सेंटर सेल टैक्स है, ऑक्ट्री है, एंट्री टैक्स जो होता है, परचेज, लग्जरी टैक्स, और ये सारी चीज़ हो गया आपके सेंटर और स्टेट के टैक्सेस। टैक्सेस जो सबसम नहीं किए गए वो कौन कौन से थे, नंबर वन, सेंटर के अंडर में कौन कौन से थे, कस्टम ड्यूटीज ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे, देन एक्साइज ऑन 5 आपके हाइड्रोकार्बन पे। अब 5 हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है आपका, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें वो टैक्सेस आ जाएंगे बेसिकली आपके जो हाइड्रोकार्बन में आपका, जैसे आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है। और स्टेट में कौन से आ जाएंगे, स्टेट एक्साइज ऑन लीकर और सम अदर टैक्सेस जो छोटे मोटे टैक्सेस हैं उन पे ऊपर, राइट। तो ये है आपका क्या चीज़, स्टेट और सेंटर पे कौन कौन से सब सम्ड या जो जो टैक्स नहीं इंक्लूड किए गए हैं। अब देखते हैं पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस। सबसे पहले पॉजिटिव देन नेगेटिव की बात करेंगे, देन सबसे पहले पॉजिटिव और कुछ सजेशंस देते हुए हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहली चीज़ पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस में क्या है कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ा है 1.2% इन द फर्स्ट ईयर, ठीक है, ये आपको मेंशन करना है। रेवेन्यू भी बढ़ा है गवर्नमेंट का, इंक्रीज़ हुआ है 11.9% का। और इंक्रीज टैक्स फिलिंग मतलब जो जीएसटी फाइल करना है या टैक्स फाइल करना होता है उसका डाटा बढ़ा है, मतलब कितना बढ़ा है, 5.43 करोड़ बढ़ते थे 2016-17 तक 6.84 पहुंच गए हैं। फॉर्मलाइजेशन हुआ है, ईपीएफओ में सब्सक्रिप्शन बढ़ा है ताकि जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की वजह से ईपीएफओ में भी सब्सक्रिप्शन बढ़ा है। देन आपका क्या है, मंथली कलेक्शन एक्सीड हुआ है 1 लाख करोड़ से भी, और बूस्ट कर रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्यों, क्योंकि सम कर दिया गया है, सब सम कर दिया गया है ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस को, सेंटर स्टेट, जिससे आपका इंप्रूव हुआ है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको बतानी है। देन सिंप्लीफाई हो गया। ये नेगेटिव इम्प्लीकेशन, नंबर वन, स्टेट रेवेन्यू कंट्रोल जो था वो रिड्यूस हो गया है। अब इनको स्टेट वालों को इशू हो गया, अब जीएसटी ने रिजोल्व तो कर दिया कास्केडिंग टैक्सेशन सिस्टम को, बट स्टेट्स के जितने भी टैक्सेस थे वो अब डायरेक्टली किसके पास चले गए हैं, सेंटर हैंडल कर रही है। अब स्टेट के पास कंट्रोल नहीं है तो 35% उनका कंट्रोल है ओनली जो उनको मिलेगा, ठीक है, ये आपको मेंशन कर देना है। अब रेवेन्यू डिक्लाइन हो रहा है सम स्टेट्स में, जैसे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब वो कुछ स्टेटों में किस वजह से, क्योंकि उनका वैट बढ़िया निकल रहा था वहाँ से, ठीक है। तो जीएसटी जो लगना था उससे उनका रेवेन्यू डिक्लाइन हो चुका है, रिडक्शन हो गया कलेक्शन में। 2018-19 का डाटा देखेंगे तो 0.4 के आसपास रिडक्शन हुआ है, ठीक है। देन जीएसटी कॉम्प्लिकेशन क्या है कि जीएसटी ने एक कंपनसेशन क्या है, इसमें बताया गया था कि 2017 में गारंटी दी गई स्टेट्स को कि जितना भी आपको लॉस होगा वो आपको फर्स्ट 5 ईयर मतलब 2022 तक आपको दिया जाएगा थ्रू यूर सेस, जो हम सिन प्रोडक्ट्स और आपके लग्जरी प्रोडक्ट्स पे लगाएंगे, और पेंडेमिक टाइम में भी हम आपका
सपोर्ट करेंगे, तो इसमें इतना करोड़ ड्यू टू द पेंडेमिक इतना दिया जाएगा। इनकंसिस्टेंस इन टैक्स बायंसी, सबसे बड़ा पॉइंट है टैक्स बायंसी। पॉइंट होता क्या है ये पढ़ना जरूरी है। तो टैक्स बायंसी इज इक्वल टू होता है आपका परसेंटेज चेंज ऑन टैक्स रिवेन्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन जीडीपी। ठीक है, ये होता है आपका टैक्स बायंसी, राइट। तो इनकन्सिस्टेंसी देखी गई है, इसके बीच में भी इनकन्सिस्टेंट रहा है, और फेक इन्वॉइसेस बनाए जा रहे हैं काफ़ी, तो जिसमें आपका इनकम टैक्स रिटर्न्स क्लेम किया जा रहा है वो बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। कंक्लूजन में यही बताना है कि रिड्यूस कास्केडिंग सिस्टम तो डिक्रीज किया ही किया है, ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम की है, एनहांस भी किया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बट सपोर्ट करना पड़ेगा मेक इन इंडिया पे और प्रमोट करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो इस तरीके से हम सब सम करके जितना भी आपका कंक्लूजन है उस पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, जीडीपी के ऊपर है। डू यू एग्री विद द व्यू दैट स्टीडी जीडीपी ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन हैव लेफ्ट द इंडियन इकोनॉमी इन गुड होप? ठीक है, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आर्ग्यूमेंट। आपको रीजंस देने हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ट्राई करना है आपको स्टेडी ग्रोथ इंडिया की इन्फ्लेशन में, और स्टेडी ग्रोथ जीडीपी होती क्या है उसके बारे में डिस्कस करना है हाउ स्टेडी ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ और जो लो इन्फ्लेशन है कैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट करती है हमारी इकोनॉमी को, जस्टिफाई करना है, शॉर्ट कम्स करने हैं। देन आपको कंक्लूड करना है कि बैलेंस करके चलना पड़ेगा बोथ ग्रोथ को भी और इन्फ्लेशन को भी। तो सबसे पहले आंसर में आपको क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि भाई इसमें पॉजिटिव और ये चैलेंजेस बताए गए हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे कि जो जीडीपी ग्रोथ है 2018 का जब स्टेट आपका जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें विटनेस किया गया कि ग्रेजुअल ट्रांजिशंस हो रहा है वेरिएबल इन्फ्लेशन को देखते हुए, मोर स्टेबल गवर्नमेंट मतलब इन्फ्लेशन आ रही है। जबकि जो आपका ग्रोस वैल्यू एडिशन देखा गया, ठीक है, उसमें थोड़ा रेज देखा गया, मतलब रिडक्शन देखा गया, सॉरी। और ताकि काफ़ी डिबेट्स भी हो रही हैं इसके बीच में कि इन्फ्लेशन टारगेटेड जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं इन पे वर्क किया नहीं जा रहा है, इनके इम्पैक्ट्स आ रहे हैं काफ़ी ओवरऑल इकोनॉमी के। बट सबसे पहली चीज़ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की अगर बात की जाए तो नंबर 1 इंक्रीज करता है इनकम ऑफ पब्लिक एंड लो एक्सपेंडिचर करता है। रीज़न अब देखेंगे, इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। अब महंगाई नहीं हो रही है तो लोगों के पास पैसा बचेगा, लो एक्सपेंडिचर करेंगे क्योंकि सस्ता सामान मिल रहा है ना ऑलरेडी। तो क्या होता क्या है इससे, मतलब अब कंज्यूमर को सस्ते दाम पे सब कुछ मिल रहा है, फूड प्राइसेस कम हो गए हैं, लो प्राइसेस पर एसेंशियल कमोडिटीज़ उनको मिल रही हैं, तो उनको बढ़िया लग रहा है। तो इस वजह से देन आपका इंक्रीज आउटपुट हो जाएगी। कैसे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी इकोनॉमी में और जिसके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अमंग्स द इन्वेस्टर्स, ताकि अचीव किया जाए हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। देन एसेट क्रिएशन, स्टडी ग्रोथ क्या करता है आपका, स्टडी फ्लो ऑफ एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट, जैसे आपका एफडीआई एंड एफआईआई, ठीक है, हेल्प करेगा प्रोवाइडिंग क्या करने के लिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ में। सिमिलरली इन्फ्लेशन रेट जो अगर लो है तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा है हाथ में, क्यों, क्योंकि सस्ती चीज़ें मिल रही हैं। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, महंगाई कम है तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, तो सारी चीज़ें यूज़ करने के बाद एसेंशियल प्रोडक्ट्स यूज़ कर, एसेंशियल कमोडिटीज़ कर ली, रेंट कम है प्रॉपर्टी के, और जो भी उसको सामान चाहिए वो मिलने के बाद भी उसके पास पैसा बच रहा है, ठीक है। तो सेविंग क्या करता है, क्रिएट एसेट बनाता है, रियल एस्टेट्स, गोल्ड, ऑटोमोबाइल्स, इनमें पैसा लगाते हैं फिर वो। देन आपका आता है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या होगा कि लो इन्फ्लेशन की वजह से मैं इंप्रूव होगी मैक्रो इकोनॉमी स्टेबिलिटी, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक्सचेंज रेट स्टेबल हो जाएंगे, इंप्रूव होगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो स्टेबल इंटरेस्ट रेट रहेगा और इंप्रूव होगा आपका इन्वेस्टमेंट, तो फर्दर आपके मल्टीप्लायर इफेक्ट ये निकल के लेके आएगा। देन रिफॉर्म फैसिलिटेटर कैसे है कि स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ हेल्प करता है गवर्नमेंट को कि पुश करे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में, जैसे आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स एग्जांपल देख सकते हैं आप, इंप्रूव टैक्स कलेक्शन हो जाएगा। स्टडी ग्रोथ की वजह से क्या होगा, लो इन्फ्लेशन इंप्रूव करेगी टैक्स कलेक्शन, बोथ डायरेक्टली और इनडायरेक्ट वाले भी, तो इंप्रूव करेगा। जब टैक्स ज़्यादा आ गया है मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा ज़्यादा आ गया है, तो गवर्नमेंट के पास अगर पैसा ज़्यादा है तो उसको री इन्वेस्ट करेगी फॉर मोर डेवलपमेंट एंड इन इकोनॉमिकल ग्रोथ। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्टडी ग्रोथ क्या करती है, हेल्प करती है कि भाई डायरेक्टली हेल्प करती है जनरेट एम्प्लॉयमेंट। कैसे, विद हायर आउटपुट पॉजिटिव इकोनॉमिक ग्रोथ है तो वो क्या करेगी, एम्प्लॉय ज़्यादा चाहिए होंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ताकि प्रमोट किया जा सके लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ को। अब चैलेंज क्या है, अब चैलेंज भी देखो आप देखेंगे कि लगभग इसी के अगेंस्ट ही चैलेंज ही हैं सेम,
कैसे? नंबर 1, हैम्पर करेगा इन्वेस्टमेंट। अब देखो कांस्टेंट लोअर लेवल ऑफ इन्फ्लेशन है, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल 2% की इन्फ्लेशन चल रही है, बट प्राइवेट इन्वेस्टर क्या चाहेगा? प्राइवेट इन्वेस्टर चाहेगा इन्फ्लेशन बढ़े। क्यों बढ़े? ताकि एक्सपेंडिचर बढ़े लोगों का। यही देखो, जो पब्लिक जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़े, और इसी से ही जो प्राइवेट इन्वेस्टर है उसको प्रॉफिट होगा। तो हैम्पर करेगा इन्वेस्टमेंट। अब प्राइवेट इन्वेस्टर क्या सोचेगा? जब महंगाई आएगी तब देखेंगे, तब बेचेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। अब अभी हमने देखा था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुई है, बट अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव इन्फ्लेशन, अगर प्रॉफिट ही नहीं आ रहा है बिजनेस में, ठीक है, तो कॉर्पोरेट वाले क्या करेंगे? एक्सपेंशन नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो इससे क्या हो जाएगी? एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। फार्मर्स को लॉस होगा। कैसे? जॉबलेस ग्रोथ होगी। ये चीज़ देखते हैं फार्मर का लॉस कैसे, कि लोअर इन्फ्लेशन है तो पुअर अर्निंग हो जाएगी फार्मर्स की, तो इससे क्या होगा? नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा रूरल इकोनॉमी में, ठीक है, जिससे रिजल्ट करेगा एग्रेरियन डिस्ट्रेस। फॉल इन कंजम्पशन डिमांड कैसे? डिक्रीज करेगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई अगर डिक्रीज कर गया तो डिस्पोजेबल इनकम रूरल एरियाज़ की, क्वार्टर मतलब आपके जीडीपी के क्वार्टर ईयर 2, जैसे 4 क्वार्टर्स होते हैं टोटल, तो क्वार्टर ईयर 2 में देखा गया कि 5% फॉल हुई है रूरल की डिस्पोजेबल इनकम। किसकी वजह से? कंजम्पशन डिमांड कम हो गई है। रिडक्शन इन द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में रिडक्शन, जैसे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इकोनॉमी में ड्यू टू फॉलिंग इन कंजम्पशन, तो उससे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट में भी कम हो जाएगी। डबल बैलेंस शीट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डबल बैलेंस शीट। इसका पॉइंट समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दो चीज़ समझनी पड़ेगी। एक साइड है इंडियन कंपनी, या कोई भी कंपनी लगा लीजिए, इधर है आपका बैंक। बैंक क्या करता है? पैसा देता है किसको? कंपनीज को। मनी दिया, बदले में क्या चाहिए इसको? इंटरेस्ट, मतलब ईएमआईज पे करता रहे टाइम पे। अब कंपनी का प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा है, कंपनी का प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो स्ट्रेस कंडीशन में आ गई। जो मनी आया था वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, वो प्रॉफिट नहीं दे पा रहा है, तो ये रीपे नहीं दे पा रहा है लोन को, ना ही ये दे पा रहा है इंटरेस्ट, ठीक है। तो इससे कंपनी का तो स्ट्रेस बढ़ा ही बढ़ा, साथ में बैंक का भी स्ट्रेस बढ़ गया। तो डील्स विद द बैलेंस शीट, जो कि इंडियन कंपनी और आपके इंडियन बैंक में वजह से जो इशू जो क्रिएट होता है वो किसके बीच में हो रहा है? कॉरपोरेट और बैंकिंग सेक्टर के बीच में। बोथ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में चले गए हैं। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस वर्ड लिख सकते हैं आप इसमें। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस किस किस के? कंपनी भी और आपके बैंक भी। तो दैट इज कॉल्ड योर डबल बैलेंस शीट प्रॉब्लम, या ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम बोल सकते हैं इसको, राइट। देन आता है रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो जाता है गवर्नमेंट का। कैसे? क्योंकि इनकम जनरेशन कम है, प्रॉफिट कम हो रहा है लोगों को, जो प्राइवेट पार्टनरशिप्स प्राइवेट फार्म्स हैं उनको, तो डायरेक्ट टैक्स वो नहीं दे पाएंगे, तो वो कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? गवर्नमेंट का पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए पैसा नहीं होगा। तो इसलिए कंक्लूजन में आपको दिखाना है कि बैलेंस ग्रोथ हो, बैलेंस्ड इन्फ्लेशन हो, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव की जा सके। हाई एंड स्टीडी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये चीज़ डिज़ायरेबल है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को कंक्लूड करना है, राइट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ फार इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हेल्पफुल इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अब आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या है। तो इंट्रोडक्शन में क्या बताएंगे? डिफाइन करेंगे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। देन बॉडी में क्या करेंगे? एनालिस्ट करेंगे गोल क्या है आईएफएस के, एलेबरेट बताएंगे कैसे आईएफएस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को हेल्प कर रहा है, मेंशन करेंगे कुछ चैलेंजेस को, और कंक्लूड करेंगे कि भी सजेशन देंगे, सिग्निफिकेंस के बारे में बताएंगे, राइट। तो दैट इज़ योर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। तो सबसे पहले आपको क्या बताना है? डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या बताएंगे कि एम करता है कि ये एफिशिएंट सस्टेनेबल रिसोर्सेज मैनेजमेंट हो सके, ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके बाय क्रॉपिंग सिस्टम। इसके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे आपके सस्टेनेबिलिटी आ गया, उसमें आपका फूड सिक्योरिटी आ गया, उसमें आपका फार्मर सिक्योरिटी आ गया, पॉवर्टी रिडक्शन आ गया, जिसमें आपका बाय इन्वॉल्विंग लाइफ स्टॉक्स, वर्मी कंपोजिशंस, कंपोस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग आ गया। ये सारे आपके एग्जाम्पल हो गए। एग्जाम्पल में आपके लिखेंगे इंटीग्रेटेड फिश कम पिग फार्मिंग। इंटीग्रेशन हो रहा है, एक साथ काफ़ी काम किए जा रहे हैं बाय द फार्मर, राइट। तो इस तरीके से बताएंगे, जैसे आपका फार्मिंग चिकन, आपका फ़िश का भी हो रहा है, चिकन का भी हो रहा है, और आपका फ़िश फार्मिंग भी हो रही है, एग्रीकल्चर भी हो रही है वहीं पे। तो इस तरीके से आपको बताना है। मेजर गोल्स क्या है? मैक्सिमाइज
ईल्ड कर सके, मैक्सिमम ईल्ड हो फॉर स्टेबल इनकम, अचीव किया जा सके आपका एग्रो इकोलॉजिकल बैलेंस को, कंट्रोल किया जा सके आपका पेस्ट डिजीज वीड, रिड्यूस करे आपका एग्रोकेमिकल इनपुट्स को, मिटिगेट किया जा सके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को। बेनिफिट्स नंबर 1, सबसे पहली चीज़ प्रोडक्टिविटी, ईल्ड पर एरिया अगर आप देखेंगे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, अपॉर्चुनिटी बढ़ी इनकी, प्रोवाइड करेगा अपॉर्चुनिटी, इंक्रीज इकोनॉमिकल ईल्ड और इंटेंसिफिकेशन होगी क्रॉप्स में और अलाइड एंटरप्राइजेज में। फॉर एग्जांपल आपको जैसे फिशिंग के साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं। देन सेकंड आपका एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी सपोर्ट करेगा लाइव स्टॉक फीड, सबसे बड़ा एग्जांपल हो गया इसका। तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएगा, ऑब्वियसली आपका फर्टिलाइजर का जो यूज़ है वो कम हो गया तो इससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी। देन आपका आता है सस्टेनेबिलिटी, रिसाइकल्स बाय प्रोडक्ट्स, कंट्रोल वीट, जैसे आपका वन बाय प्रोडक्ट है एज एन इनपुट और अब अदर को क्या कर रहा है, सब टाइप है, सब सिस्टम है उसका, तो एक इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल रहेगा ये। देन आता है आपका सस्टेनेबल सॉइल हेल्थ बढ़ेगी, ऑर्गेनिक वेस्ट रिसाइकल किया जा रहा है, रिड्यूस कर रहे हैं जितने भी बर्निंग फार्म जो रेजिड्यू कर रहे हैं हम, इंक्रीज होगी सॉइल फर्टिलिटी, तो ऑब्वियसली आपका ये रहेगा सस्टेनेबल रहेगा फॉर सॉइल हेल्थ के लिए भी। रिसाइकलिंग हो रही है, ठीक है, इंश्योर करेगा रिसोर्स सस्टेनेबिलिटी को। ईयर राउंड इनकम बढ़ रही है, कंटिन्यूस इनकम फ्लो आ रहा है इंटीग्रेटेड किससे, फार्मिंग सिस्टम से। बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ योर स्मॉल फार्म लैंड होल्डिंग, जैसे फिश का पॉन्ड बना दिया, वहीं पे थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर काम कर लिया तो उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, बेस्ट यूज़ हो रहा है स्मॉल आपका लैंड होल्डिंग का। मीटिंग फॉडर क्राइसिस, जितना भी आपको फॉडर क्राइसिस हो रहा है, बाय प्रोडक्ट वेस्ट मटेरियल जितना भी हो रहा है क्रॉप का, उसका यूटिलाइज किया जा सकता है लाइव स्टॉक्स में, ठीक है। प्रोडक्शन जितना भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे ग्रेन मेज, उनको फीड किया जाए एनिमल्स को, पिग्स को, राइट। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, ऑब्वियसली कंबाइनिंग क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक एंटरप्राइजेज इंक्रीज करेगा लेबर डिमांड, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। चैलेंजेस में आपको ऑब्वियसली बताना है, सबसे पहला फाइनेंशियल चैलेंज होता है एग्रीकल्चर या फार्मर के लिए, सबसे पहला फंडिंग चाहिए उनको। देन लैक ऑफ अवेयरनेस, पता ही नहीं है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या होता है, एक ही चीज़ पे कर रहे हैं काम, क्या बोना है वीट, क्या बोना है राइस, ठीक है, क्या बोना है मिलेट्स, ये सारी चीज़ें इसमें चल रही हैं। वीट राइस डोमिनेंस है, प्रेफरेंस ड्यू टू, क्यों, क्योंकि मिनिमम स्पॉट प्राइस पे इनको मिल रहा है। इस तरीके से हमें इसको कंक्लूड करना है। कंक्लूजन में ये बताना है कि प्रमोट करना इंटीग्रेटेड आपका फार्मिंग सिस्टम इज़ वाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रोमिनेंट सॉल्यूशन है जितनी भी एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए, स्पेशली फार्मर के जितना भी डिस्ट्रेस है उनकी एग्रेरियन इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हाई टाइम है। गवर्नमेंट शुड प्रमोट एंड इंक्लूड करना चाहिए फार्मर कम्युनिटीज़ को, अडोप्ट करें आपका इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को इन ए लार्ज स्केल, ऑन ए लार्ज स्केल बाय सपोर्टिंग फाइनेंशियली। तो इंडिया नीड करे, इंडिया की ज़रूरत है अभी अडोप्ट करना ए वेल डिज़ाइंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जिससे फार्मर की डबल इनकम बढ़ की जा सके बाय 2022 का टारगेट था ये, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जा सके बाय इम्प्रूविंग फार्मर इनकम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आपको इसको कंक्लूड करना है, राइट। तो इस तरीके से आपको एक आपका कंप्लीट होता है और ऐसे इस क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले आपको डेफिनेशन, देन एग्जांपल्स के बारे में बताइए, देन मेजर गोल्स के बारे में बताइए, देन सबसे बड़ी चीज़ बेनिफिट्स बताइए, कुछ चैलेंजेस बताइए, फाइनेंशियल चैलेंज, लैक ऑफ अवेयरनेस, वीट राइस डोमिनेंस। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे तो नो डाउट आपको बहुत बढ़िया मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल आपके 2019 के नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। अटैम्प्ट कीजिएगा इन क्वेश्चंस को।